नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। रात के 9 बज गए हैं और अब से ठीक 10 घंटे बाद यानी सुबह 7 बजते ही छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोट पड़ेंगे दूसरे चरण के तहत। ये सेकेंड फेज है इलेक्शन का, आम चुनाव 2019 का। इस दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, जिस पर मतदान की प्रक्रिया अब से 10 घंटे बाद शुरू होगी। इन तीनों सीटों पर कुल 36 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजनांदगांव में 14, महासमुंद में 13, कांकेर में 9 उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में। 2014 में बीजेपी के पास ये तीनों सीटें थी। दूसरे चरण में 49,07,489 मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें से 24,38,320 पुरुष हैं। वहीं 24,69,110 महिला मतदाता हैं। इन तीनों सीटों पर 59 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। 100% मतदान के लिए तीनों संसदीय क्षेत्र में 6,484 मतदान केंद्र बने हैं। कांकेर में 22, महासमुंद में 154 बूथ संवेदनशील हैं। राजनांदगांव में 256 बूथ नक्सल तौर पर संवेदनशील हैं। नक्सल प्रभावित राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के मोला मानपुर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, केशकाल, कांकेर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान का वक्त रखा है। सुरक्षा के लिहाज से इन इलाकों में खास इंतजाम होंगे। मतदान केंद्रों पर ड्रोन के जरिए और हेलीकॉप्टर की निगरानी भी होगी। छत्तीसगढ़ में ये 3 सीटें जिस पर इलेक्शन होगा। बाकी के राज्यों में लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, तमिलनाडु की 37 सीटें हैं, कर्नाटक की 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 10 सीट है जिस पर कल वोट पड़ेंगे। असम की 5 सीटें, इस पर भी वोट पड़ेंगे। बिहार की 5 सीटें जिस पर कल इलेक्शन होगा, पोलिंग होगी। ओडिशा की 5 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें जैसा हमने आपको बताया, और पश्चिम बंगाल की 3 सीटें। इसके अलावा जिन राज्यों की एक सीट हैं जिस पर वोट पड़ने वो भी आप देख लें। जम्मू कश्मीर की 2 सीटें, मणिपुर और पुडुचेरी की 1 सीट, एक सीट दोनों जगह जहां पर वोट पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज मतदान दलों को रवाना किया गया। राजनांदगांव में कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान दलों को रवाना करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम तक जारी रहा। रवाना करने से पहले मतदान दलों को एक संक्षिप्त प्रशिक्षण भी मिला। महासमुंद के 2140 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना कर दिया गया। वहीं बसों और छोटी गाड़ियों का अधिग्रहण होने की वजह से आम यात्रियों को काफी दिक्कत झेलते देखा गया। कांकेर लोकसभा सीट के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया। कांकेर में सुबह 7 से दोपहर 3 तक मतदान का वक्त है। शराब पीकर मतदान सामग्री लेने पहुंचे प्रधान पाठक को कलेक्टर ने निलंबित ही कर दिया। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के डोंगरगढ़ में अव्यवस्था को लेकर निर्वाचन कर्मचारी नाराज हुए। सुबह से पहुंचे कर्मचारियों के लिए न तो बैठने का इंतजाम था, न पीने के लिए पर्याप्त पानी। भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए भटकते तरसते रहे। महासमुंद लोकसभा सीट के अंतर्गत गरियाबंद के दुर्गम इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर से मतदान दल को भेजा गया। दलों की रवानगी के पहले सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। उधर कांकेर संसदीय सीट के बालोद से मतदान दल रवाना किए गए। जैसा आप देख रहे हैं, सामग्री का वितरण किया। कुछ अव्यवस्थाएं दिखी, हालांकि अधिकारियों ने जल्दी ही सारी समस्याओं का समाधान भी किया। चलिए अब कुछ ऐसे मुद्दे जो अब की बार चुनाव में उठे और फिर थमने का नाम ही नहीं लिए, बल्कि इनके साथ तमाम चीजें जुड़ती गईं। छत्तीसगढ़ की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश के साहू वोटरों पर डोरा डाला। समाज के स्वाभिमान की बात करते हुए भाजपा ने जैसे सियासी पासा फेंका। कांग्रेस अब इस पर हमलावर है क्योंकि साहू समाज प्रदेश की सियासत का सबसे अहम हिस्सा है। आज दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर राजनीति दिखाई पड़ी। रायपुर और कोरबा में कांग्रेस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की, साथ ही मोदी के चुनाव प्रचार पर रोक की मांग की। उन्होंने अभी एक आरोप लगाया,
सारे मोदी चोर क्यों है? अब यहाँ जो साहू समाज है, अगर वो गुजरात में हो तो उनको लोग मोदी कहते हैं। क्या सबके सब चोर है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार थमने के आखिरी वक्त में ये बयान देकर छत्तीसगढ़ के साहू वोटर्स के ध्रुवीकरण की कोशिश की है, क्योंकि दूसरे चरण में जिन 3 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें महासमुंद भी शामिल है, जहां 36% वोटर साहू समाज से आते हैं और भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशी साहू समाज से ही है। राजनांदगांव में भी साहू समाज निर्णायक भूमिका में है, जहां कांग्रेस ने भोलाराम साहू पर दांव खेला है। इसी तरह तीसरे चरण की दुर्ग बिलासपुर लोकसभा में भी साहू वोटर्स किसी भी प्रत्याशी की हार जीत तय करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो चोर कहा गया है, प्रधानमंत्री को चोर कहा गया है, न किसी साहू समाज को थोड़ी ना चोर कहा गया है। इसमें जो मोदी जी जो बोले हैं बहुत ही गलत बोले हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी को जातिगत राजनीति करना उचित नहीं है। क्षेत्रीय भावनाएं एवं क्षेत्र के विकास को मुद्दा बनाकर राजनीति करना उचित होता है। किसी भी प्रकार के लोगों से जातिगत भाव से जो उनके द्वारा टिप्पणी की गई है, ये उचित नहीं है। वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशों के बीच कांग्रेस ने साहू समाज के कद्दावर नेता और मंत्री ताम्रध्वज साहू को आगे किया, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी साहू समाज को चोर नहीं कहा है। वहीं बलरामपुर के हाई स्कूल मैदान में आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जातिवाद नहीं चलता, जो खुद चोरी किए हैं वो पूरी जाति को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जातिवाद नहीं चलता, लेकिन जिस प्रकार के वो भाषा का प्रयोग किए हैं कि खुद चोरी किए हैं तो पूरी जाति को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेहद दुर्भाग्यजनक है और प्रधानमंत्री जी को कम से कम इस प्रकार के भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांग्रेस और मुख्यमंत्री के आरोपों पर रायपुर के सांसद रमेश बैस कह रहे हैं कि भाजपा ने कभी जातिगत राजनीति का समर्थन किया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि समाज की राजनीति नहीं करते। जो शब्दों का प्रयोग किए हैं समाज के लिए, उन्होंने उसका जवाब दिया है कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरा समाज गलत नहीं हो सकता। इधर कोरबा में कांग्रेस के लीगल सेल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के पास जाति शब्द उपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उनके भाषण पर रोक लगाने की मांग भी की है। साहू समाज के नाम पर, जाति के नाम पर जो वोट अपील उन्होंने किया है, वो निर्वाचन निर्देशों का, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है और जातिगत आधार पर वोट मांगने से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। पूरे देश में जो विष वचन मोदी जी ने बोया है, जाति के आधार पे कार्ड खेला है, वो बंद किया जाए। दोनों ने शिकायतें दी हैं, जो शिकायतें हैं उस पर हम जांच करके जो वस्तुस्थिति निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जो कार्रवाई हमारे सर से होना वो हम करेंगे। साहू और मोदी को एक फ्रेम में जड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के मायने क्या हैं? सियासत समझने वाले बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग की आबादी लगभग 27% है। 37 विधानसभा में साहू वोटर्स प्रभावी भूमिका में हैं। हर विधानसभा में 8 से 12 साहू विधायक पहुंचे हैं। साथ ही हर एक सरकार में साहू समाज का नेता कैबिनेट मिनिस्टर रहा है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रभावी भूमिका में है साहू समाज। सबसे संगठित वोटर के रूप में उभरने के कारण प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों पर साहू समाज का दबदबा है। लगभग 24 सीटों का राजनीतिक भविष्य साहू समाज तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चौकीदार मुहिम के बाद में अब साहू शब्द को लेकर लगातार इस पर पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से। इधर कोरबा की हाई प्रोफाइल सीट पर कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत को प्रत्याशी बनाया। ज्योत्सना महंत का दावा है कि कोरबा के लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। ज्योत्सना महंत से बातचीत की हमारे सहयोगी धीरज ने। मतदान की तारीखें जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही प्रत्याशी लोगों से मेल मिलाप बढ़ते जा रहा है, उनका दौरा बढ़ते जा रहा है। कोरबा में इस समय जो हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत कांग्रेस प्रत्याशी हैं और यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी के नरेंद्र मोदी खुद आके प्रचार कर चुके हैं। इस हाई प्रोफाइल सीट के जो प्रत्याशी ज्योत्सना महंत है कांग्रेस की, उनसे जानते हैं किस तरह चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं।
आप पहले चुनाव प्रचार के जाया करती थी, डॉक्टर महंत के वोट मांगा करती थी, अब आप खुद अपने लिए वोट मांग रही हैं। किस तरह का अंतर महसूस कर रही हैं आप? वैसे ही जैसे कि कांग्रेस की कार्यकर्ता के रूप में जाती थी, तो वैसे ही मैं आज भी जा रही हूँ। कोई प्रत्याशी के रूप में नहीं, मैं राहुल जी के कांग्रेस के लिए उनके पक्ष में वोट मांग रही हूँ। भाजपा बताती है जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो ढकोसला पत्र है, तो आप किस रूप में मानती हैं इसको? मतलब जो आरोप है बीजेपी का, उसको किस रूप में देखती हैं आप? देखिए, पिछले 5 साल पहले घोषणा पत्र हुआ था, क्या वो हुआ? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने कुछ घंटों में ही, जैसे ही हमारी सरकार बनी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, तो कुछ घंटों के अंदर ही किसानों का कर्जा माफ हुआ। तो आप खुद ही बताइए कि हमारा घोषणा पत्र कितना सच्चा है और उनका घोषणा पत्र कितना नकली है। स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? आप जीत के लोकसभा चुनाव में जाती हैं, तो किस तरह के मुद्दे के कोरबा प्रदूषित क्षेत्र रहा है, किस तरह के मुद्दे आप वहाँ उठाएंगे और क्या देखती हैं? देखिए, ये ऊर्जा धानी है, तो इसके में तो बहुत मुद्दे हैं। सबसे पहले तो हमारी आठों विधानसभा में जल समस्या है, फिर हमारी जो कोल माइंस बंद हो गई हैं, तो हमारे मजदूरों का भी हमें कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर जो हम करेंगे। अब पहले जीतें, उसके बाद काम करें। लोगों का रुझान किस तरह देख रही हैं? बिल्कुल मेरे पक्ष में है और कांग्रेस के प्रति कांग्रेस की लहर चल रही है हमारे कोरबा लोकसभा में। प्रचार के किस तरह का तरीका आजमा रही है? कैसे कैसे प्रचार? प्रचार जैसे किया जाता है, हम लोग बहुत सादगी से प्रेम पूर्वक मिलते हैं और आचार विचार हमारे मिलते हैं और हम लोग आदान प्रदान करते हैं अपने मतदाताओं से और उनकी समस्याएं पूछते हैं। तो ये थी कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत का साफ कहना है कि पार्टी के बड़े नेताओं के नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं अपने नाम, अपने धर्म और अपने कर्म से जीतती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ धीरज दुबे, कोरबा। छत्तीसगढ़ में कल दूसरे चरण के तहत 3 सीटों पर मतदान है। कल से 3 दिन तक स्टार प्रचारकों के दौरे भी हैं, लिहाजा पुलिस के पास अब सुरक्षा को लेकर दोगुनी चुनौती है। कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रायगढ़ और बिलासपुर के तखतपुर दौरे पर हैं। 19 अप्रैल को नितिन गडकरी पत्थलगांव और शिवरी नारायण में सभा लेंगे। 20 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान बलरामपुर के शंकरगढ़, विश्रामपुर और धरसींवा के कुरा में चुनावी सभा करेंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 20 तारीख को ही छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। पुलिस के सामने चुनावी सभा में स्टार प्रचारकों की सुरक्षा के अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग के दौरान सुरक्षा की दोहरी चुनौती है। पुलिस के मुताबिक अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी होगी। पुलिस और फोर्स को लैंडमाइन से संभल कर रहने की हिदायत मिली है। आशंका है कि नक्सली आईडी ब्लास्ट करके फिर कोई बड़ा अटैक कर सकते हैं। बिलासपुर संसदीय सीट के भाजपा प्रत्याशी अरुण साव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि भाजपा नेताओं का ये कहना है कि अरुण साव अपने रूटीन चेकअप के लिए अपोलो में एडमिट हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि लगातार दौरे और बिलासपुर की भीषण गर्मी में कैंपेनिंग के दौरान अरुण साव की तबीयत बिगड़ी। बिलासपुर में इस वक्त तापमान 43 डिग्री के आसपास है और तपती धूप में किसी की भी तबीयत खराब हो जाना स्वाभाविक सी बात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा और मनरेगा के लिए राशि की मांग की, ताकि मनरेगा में मजदूरी का सही वक्त पर भुगतान हो सके। सीएम ने लिखा है कि इस वित्तीय वर्ष में पिछले 2 साल की अपेक्षा कम राशि अलॉट हुई, जबकि इस साल लेबर बजट पिछले साल की अपेक्षा अधिक है। इस वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित राशि है वो तकरीबन 2525 करोड़ की है, जबकि सिर्फ 543 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर अपील की कि योजना के संचालन के लिए बची हुई 1982 करोड़ रुपए का जल्द से जल्द अलॉटमेंट हो, ताकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से लोगों को भुगतान सुचारू तौर पर किया जा सके। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह को भी पत्र लिखा है और फसल बीमा योजना को लेकर कुछ सुझाव दिए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल पाए। सीएम ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित है। 6 मौसमों में 4 मौसमों में राज्य विषम परिस्थितियों से जूझा है, लेकिन प्रदेश के तकरीबन 45.5 लाख किसानों में से 13.5 लाख किसानों को ही इस फसल बीमा योजना का दावा मिल पाया। सीएम ने पत्र में जिक्र किया कि योजना किसानों के बीच उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई, इसीलिए योजना को प्रभावी बनाने के लिए कुछ संशोधन की जरूरत है, जिसमें क्षतिपूर्ति स्तर को बढ़ाकर 85, 90 या 95% किया जाए। क्षतिपूर्ति के पात्र किसानों को सम्मानजनक राशि दी जाए।
योजना में केंद्र और राज्य का अनुपात बढ़ाकर 60 और 40 किया जाए, जो अभी 50-50 है। सीएम ने एकीकृत कृषि संवितरण और बीमा प्लेटफॉर्म को विकसित करने का सुझाव दिया ताकि गलतियों की गुंजाइश कम हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल सुबह 6 बजे से लगातार हमारा महाकवरेज देखना मत भूलिएगा और मतदान करने अवश्य पहुंचिएगा। नमस्कार।